नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा संसद भवन में हुई यानी कि लोकसभा में हुई संविधान के विषय में 2 दिवसीय चर्चा के संबंध। इसका लोकसभा की संविधान के विषय चर्चा मुकम्मल हो चुकी है और 16 एवं 17 को यही चर्चा राज्यसभा यानी कि उच्च सदन में की जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह सत्ताधारी दल की ओर से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत की। दोनों दिन की चर्चाओं पर अगर हम गंभीरता से विचार करें तो ये साफ समझ में आता है कि जो संविधान की चर्चा होती है, समय समय पर सत्ताधारी दल इसे अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते रहे हैं और विपक्षी दल उसी प्रकार की चर्चा करते रहे हैं जिस प्रकार की चर्चा आज कांग्रेस पार्टी कर रही है या अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि सत्ताधारी दल किस प्रकार से न सिर्फ देशवासियों की बल्कि विपक्षियों को भी कमज़ोर करने में लगे। इसी तरह की भाषा जब कांग्रेस सत्ता में होती थी और आज की सत्ताधारी दल हैं वो जब विपक्ष में होते थे इसी तरह की भाषा का प्रयोग वो भी करते थे। कल या 2 दिवसीय चर्चा में नेहरू से लेकर और आज के कांग्रेस के लीडरान तक के विषय में बातचीत हुई। आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा गया। उधर कांग्रेस में वर्तमान समय में सत्ताधारी दल द्वारा अपनाए गए छद्म की ओर आम जनता का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया। निश्चित तौर पर आपातकाल का दौर ऐसा था जिसमें कि न सिर्फ आम लोगों के अधिकारों को बंधक बनाया गया था बल्कि मीडिया पर भी पहरा लगा था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज भी अघोषित रूप से आपातकाल है। सही खबरें दिखाने पर यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को पर भी मुकदमा हुआ है और कई पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। किस प्रकार से सही बातें करने पर मीडिया के लोगों पर भी देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया। ये संविधान का अमृतकाल ही माना जाएगा जिसमें कि अब अपने हकों की बात उठाने पर आप देशद्रोही कहे जाएंगे, आप पर देशद्रोह का मुकदमा भी कायम होगा और आपके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा जैसे किसी समय अंग्रेज सरकार देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ करती थी। किसानों के साथ क्या चल रहा है? अभी संभी बॉर्डर पर कल उनके ऊपर 101 लोगों का जो जत्था दिल्ली में आना चाह रहा था, उन्हें हरियाणा सीमा पर उनके से ऊपर न सिर्फ आंसू गैस के गोले बरसाए गए, लाठीचार्ज भी हुआ जिसमें कि करीब आधा दर्जन किसानों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। ये अमृतकाल ही कहा जा सकता है जिस संविधान के खातिर आम जनता को अपनी बात कहने, अपने अधिकारों की रक्षा करने का मिला हुआ है, वो अपनी बात नहीं कर सकते क्योंकि सरकार उन्हें ये मानती है
कि ये लोग आंदोलनजीवी हैं, ये लोग देश की प्रगति में रोड़ा अटकाते हैं। इसी प्रकार की ये बात नहीं है कि जैसी भाषा आज सत्ताधारी दल बोल रहा है, उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार भी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करती थी। इंदिरा गांधी से जब एक बार पत्रकारों ने ये पूछा था कि आखिर आपने आपातकाल क्यों लगाया, तो उन्होंने कहा था कि विपक्ष विदेशी शक्तियों के साथ जाकर देश की एकता एवं अखंडता पर वार कर रहा है और यहाँ की प्रगति में बाधक बन रहा है। वही सभी बातें आज सत्ताधारी दल बीजेपी की सरकारें या यूं कह लीजिए एनडीए की सरकारें कहती हैं। और समय आपातकाल में मीडिया पर पैसा लगा था, यहाँ तक कि कई देश के प्रमुख अखबारों ने अपनी संपादकीय लाइनें, अपना जो संपादकीय पेज वो खाली छोड़ दिया था। सभी खबरें सेंसर होकर जाती थी। आज उसी मीडिया को न सिर्फ खबरों के मामले में खबर देना ही विभागों में बंद कर दी गई है, बल्कि मीडिया को भी इतना पंगु बना दिया गया है कि अगर वो सत्ताधारी दल के हाँ में हाँ न मिलाए तो ना उनका चैनल चल सकता है, ना उनका समाचार पत्र चल सकता है, और न समाचार पत्रों की वो जो पत्रिकाएं हैं वो ही चल सकता। यानी कि आप सत्ताधारी दल के साथ खड़े हैं तो न सिर्फ सरकार की ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, बल्कि इतने संसाधन मिलेंगे कि आपको भाड़गिरी करने के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आज का मीडिया घुटनों के बल बैठा हुआ रेंगने को भी बस। आपातकाल के दौरान राजनीतिक विरोधवश राजनीतिक दलों के लोगों को जेल में डाला गया। आज क्या हो रहा, जो लोग सरकार की नीतियों से असहमत रखते, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते और अपने हकों के लिए धरना प्रदर्शन की आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है और उनकी छवि ऐसी बनाई जा रही है कि वो न सिर्फ देश के लिए घातक हैं, बल्कि देश की प्रगति में भी बाधक बन रहे। आज एक उद्योगपति के इशारे पर यह तय होता है कि कहाँ की सरकार किस प्रकार गिराना है। पहले आपातकाल या कांग्रेस के ज़माने में आप बात करिए, जिसकी चर्चा बहुत होती है कि उन्होंने धारा 356 का प्रयोग करके कई चुनी हुई सरकारों को न सिर्फ गिराया बल्कि उन्हें अस्थिर करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने करीब 75 बार संविधान संशोधन किए और कई बार इस सरकार को गिराया, जिनकी संख्या भी कम से कम 1 सैकड़ा हो सकती है। लेकिन क्या कोई बताएगा आज के अमृत काल में किस प्रकार चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के सहारे गिराया जा रहा है, उन्हें अपने पाले में किया जा रहा है। वो मोदी सरकार जो खुद को भ्रष्टाचार के पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अब वो सभी भ्रष्टाचारियों को यानी कि सभी दागी लोगों को जब अपने दल में ले लेती है तो वो फिर भ्रष्टाचारी नहीं देता, उन पर लगाए गए मुकदमे भी खारिज कर दिए जाते हैं। उद्योगपति जिनकी बहुत चर्चा कांग्रेस करती है कि देश के सभी संसाधनों को एक उद्योगपति के हवाले कर दिया गया। निश्चित तौर पर आज का ये अमृत काल है जिसमें कि एक उद्योगपति को, अपने मित्र उद्योगपति को, जो कि उन्हें पैसा देता है, संसाधन देता है, को इतना मजबूत बनाया गया है। पहले भी उद्योगपति होते थे जो कि सभी राजनीतिक दलों की मदद करते थे। हाँ, ये बात अलग है,
सत्ताधारी दल को ज़्यादा हिस्सा दिया जाता था। लेकिन आज अमृत काल में, संविधान के अमृत काल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक उद्योगपति के बच्चों ने अपने जेब खर्च की गुल्लक दे दी थी, तो सरकारी जांच एजेंसी ईडी ने उनको इतना प्रताड़ित किया कि उन दोनों दंपतियों ने आत्महत्या कर ली। आज उनके 3 बच्चे अनाथों की ज़िंदगी जी रहे। ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव आप ये मानिए कि उस प्रकार जिस प्रकार चिट्ठियाँ चलती थीं और आज वायरलेस का ज़माना है, बीच में तार का ज़माना आया था, उसी प्रकार बदलाव हुआ है। लेकिन आम जनता वैसी के वैसी सड़कों पर एड़ियाँ रगड़ने को विवश है। महंगाई, बेरोजगारी का आलम वही है जो पहले की सरकारों में होता था। कुछ इस समय ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि सरकार की नीतियाँ उद्योग समर्थन रही हैं। वैसे भी मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो पहले उद्योगपति और साधन संपन्नों की पार्टी मानी जाती थी। भले ही आज वो प्रधानमंत्री खुद को पिछड़े वर्ग का बताते हों, लेकिन सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियां हैं उद्योगपति समर्थित हैं, और किस प्रकार उद्योगपति के समर्थन के लिए वो न सिर्फ अपनी नीतियां बदलते हैं, यहाँ तक कि दूसरे राष्ट्राध्यक्षों पर उन उद्योगपतियों को काम भी दिलवाते हैं जो कई बार स्पंज भी होता है। चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो पहले बूथ कैप्चरिंग के जरिए लूट होती थी, लेकिन आज बूथ कैप्चरिंग की ज़रूरत नहीं रही। चाहे कोई भी जीते, मशीन के सहारे किस प्रकार मैनिपुलेशन होता है, किस प्रकार मतदाता सूचियों में काट छांट होती है, और किस प्रकार से चुने हुए विपक्षी जनप्रतिनिधियों को पैसे के बल पर खरीद फरोख्त की जाती है। एक तरह से ये न सिर्फ संविधान का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र को भी ये कमज़ोर करता है। तो एक तरह से आप देखिए कि संविधान की अवमानना करने पर न तो कांग्रेस पीछे है और न ही भारतीय जनता पार्टी पीछे है। बस स्थितियाँ बदली हैं, तौर तरीके बदले हैं। पहले आपातकाल था, आज अमृतकाल है, और यही अमृतकाल हम लोगों को झेलना है, आम जनता को झेलना है। और जिस प्रकार पहले सत्ताधारी दल विपक्षियों पर विदेशी संस्थाओं, विदेशी देश के कहने पर संसद को बाधित करने का आरोप लगाते थे, आज के सत्ताधारी दल भी वही सब कह रहे हैं। यानी कुछ नहीं बदला है, सिर्फ इतिहास बदल रहा है। सत्ताधारी और विपक्ष के मुखौटे बदल रहे हैं। आम जनता बेचारी वहीं घिसट कर चलने को विवश है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हमारे ब्लॉग में कहाँ कमज़ोरी हो रही है। आपका ये समर्थन ही हमें अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद, जय भारत।